In today's video, we are going to discuss some short topics of CSIR UGC NET License 2024. पहले की वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि CSIR नेट एस्पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीटेड उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे मैंने PYQ को भी डिस्कस किया आपसे। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखा है, ये इस सीरीज़ के 8th वीडियो है। अगर आपने पहले वाले 7 वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको CSIR नेट लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में भी डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं बाय ईमेल और थ्रू टेलीग्राम ऑल्सो। सो कमिंग टू today's video, today we are going to discuss about island biogeography that is very important for the CSIR NET 2024 एग्ज़ाम। आइलैंड बायोजियोग्राफी को इक्विलिब्रियम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और ये इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, डीप में प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें हम लोग। फर्स्ट इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया है? इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मैक आर्थर एंड विल्सन ने। ठीक है, और ये थ्योरी बताती किस चीज़ के बारे में? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है स्पीशीज़ रिचनेस के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को गहराई में समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को पता कर लेते हैं जो कि इस टॉपिक को समझने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। तो पहला टर्म है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पीशीज़ इनटू ए पर्टिकुलर लैंड और पर्टिकुलर आइलैंड। एंट्री जब होती है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। अगर वो इमिग्रेशन है दैट इज़ एक्सटिंक्शन, दैट इज़ नोन एज एक्सटिंक्शन ऑल्सो, तो वो है एग्जिट ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद हम लोग थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज़ आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? ये एक लैंड का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक लैंड का हिस्सा समुद्र के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग कुछ केस समझ लेते हैं इस टॉपिक को समझने से पहले अच्छे से। केस है कि अगर हमारा आइलैंड जो है, मेन आइलैंड जो है हमारा, एम्प्टी होगा तो क्या होगा? एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि कुछ फीचर्स बता देती हूँ मैं आइलैंड के। या तो ये जो फीचर्स हैं वो तो या तो साइज़ के बेसिस पे होगा या तो डिस्टेंस के बेसिस पे होगा कि कितना डिस्टेंस है एक आइलैंड का मेन आइलैंड से। ठीक है, तो अगर हमारा आइलैंड जो होगा एम्प्टी होगा, खाली है हमारा आइलैंड, तो कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कोई स्पीशीज़ अभी तक आई ही नहीं है तो एक्सटिंक्ट कैसे करेगी? तो एक्सटिंक्शन जो होगा का रेट जो होगा बहुत ही लो हो जाएगा। और इमिग्रेशन मतलब एंट्री ऑफ स्पीशीज़ इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड, उस चीज़ का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आइलैंड खाली है तो हमारे पास कंपटीशन भी कम है, रिसोर्सेज भी बहुत सारा अवेलेबल है, और जो हमारे रिस्क है, लाइफ को रिस्क है, कंपटीशन नहीं होगा तो एंट्री भी ज़्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है, हम लोग केस 2 देख लेते हैं। अगर हमारा आइलैंड है जो वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लो स्पीशीज़ से भरा हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा? जो हमारी रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स की मारामारी है तो वो स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट होने के कगार में चली जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, छोड़ देगी उस आइलैंड को। और जो इमिग्रेशन है बहुत ही कम अमाउंट में होगा, क्योंकि कोई मान लो क्लास है पूरा ही भरा हुआ है एंड तक, तो उसमें और किसी का आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब एंट्री नहीं होने वाली किसी की। और जो एग्ज़िट है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी कि भरा हुआ है, कोई नहीं रहना चाहेगा उसमें से, तो निकल जाएंगे लोग। ठीक है, थर्ड चीज़ हमें इसमें क्या देखनी है कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है स्पीशीज़ के बीच में, और जो रिसोर्स है बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, और जो रिस्क है लाइफ को वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। थर्ड चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मैं ये वाला मतलब इमेज भी आप लोगों को समझाऊंगी एंड में, जब हम लोग सारे ही कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में जान लेंगे तब।
थर्ड हमारा केस है कि जब हमारा लार्ज आइलैंड है, ठीक है, ये हम किस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साइज़ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आइलैंड जो है हमारा लार्ज है, तो हम क्या सोच सकते हैं उस चीज़ से कि हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कंपटीशन भी कम है, रिस्क भी कम है लाइफ को, तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो एंट्री होगी वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। कोई एक शहर है खाली है तो वहाँ पे लोगों की आने की संभावना है जो बढ़ जाएगी। और एक्सटिंक्शन, जब आए ही नहीं हैं लोग अभी तक, तो एक्सटिंक्शन कहाँ से होगा, एक्सटिंक्शन नहीं होगा उसमें से, ठीक है। और उसमें रिसोर्स भी, अगर हम लोग यही सोच सकते हैं ना कि एक आइलैंड है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसमें रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो है हम लोग, फोर्थ केस जो है वो हमारा डिस्टेंस के बेसिस पे है। डिस्टेंस, एक बड़ा आइलैंड है, मैंने जैसे आपको दिखाया है स्क्वायर की शेप में, एक वो मेन आइलैंड है, और दो हमारे छोटे छोटे आइलैंड जो है प्रेजेंट है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है दोनों का वरी कर रहा है। जो ए वाला है वो बहुत ही क्लोज है मेन आइलैंड से, जबकि बी वाला जो है वो बहुत ही दूर है मेन आइलैंड से। क्या होगा कि जो ए वाला है उसमें उससे स्पीशीज़ इमिग्रेट होंगी, मतलब यहाँ से निकल के मेन आइलैंड में जाएंगी, और जबकि बी वाला जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो दूर का क्या मतलब होता है कि दूर है तो मतलब जो स्पीशीज़ है उसको आने में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, तो वो लोग कम आएंगे। तो अगर मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, मेन आइलैंड को आप यूनिवर्सिटी मान लीजिए या कॉलेज मान लीजिए, ठीक है। ए वाला जो है वो स्टूडेंट मान लीजिए, ए और बी आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका एक को मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी के पास रहता है या तो यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, हॉस्टल में रहता है। बी वाला वो स्टूडेंट है जो कि बाहर से आता है, ठीक है, दूर से आता है कहीं से। तो किसका अटेंडेंस ज़्यादा होगा, जो ए वाला है उसका अटेंडेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पास भी पड़ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत सारा रिसोर्स मिल रहा है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है, कैंटीन में अवेलेबिलिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है उसको, और उसको सफरिंग भी कम हो रही है। बट बी वाले के साथ क्या है, बी वाले को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, आने जाने में पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है, वो थक जा रहा है, तो वो कम आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए अच्छे से कि मेन आइलैंड अगर हमारा फुल ऑफ रिसोर्स है तो एंट्री किसकी ज़्यादा होगी, ए वाले की। अगर दो आइलैंड उसके साथ प्रेजेंट है और एक पास है एक दूर है, तो जो पास है उसकी आने की, इमिग्रेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो दूर है, फार वाला आइलैंड है, उसमें लो एंट्री होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और एग्जिट भी कम ही होगा क्योंकि एंट्री ही नहीं हो रही, तो एग्जिट कैसे होगा, तो एग्जिट भी कम होगा, तो स्मॉल इक्विलिब्रियम वो मेंटेन करके रखेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस है हमारा आइसोलेटेड आइलैंड। आइसोलेटेड आइलैंड मतलब एक आइलैंड जो दूर कहीं है, जिसके पास कोई स्पीशीज़ भी नहीं है, कोई आइलैंड भी नहीं है पास में, तो उसमें ना एंट्री होने की संभावना है ना एग्जिट होने की संभावना है। कौन मतलब दूर है, पता ही नहीं है किसी को वो आइलैंड है भी नहीं है, पास में कोई स्पीशीज़ नहीं है। मतलब कोई मान लीजिए मैंने एक कॉलेज खोल लिया, एक गाँव में मैंने एक कॉलेज खोल लिया, तो उस गाँव में कोई मतलब आसपास कोई गांव नहीं है, कोई लोग नहीं रहते पास में, तो वहाँ पे एडमिशन के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। चाहे उसमें कितने भी रिसोर्सेज हो, कितना भी कुछ हो, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों के को, और वहाँ आसपास कुछ है भी नहीं, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। एक और मान लीजिए हम एक और केस लेके चलते हैं कि अगर एक मेन आइलैंड, जैसे हमने ये वाला केस पढ़ा था अभी, उसमें क्या एक मेन आइलैंड है और दो हमारे आइलैंड और भी प्रेजेंट हैं, मतलब ए एंड बी आइलैंड प्रेजेंट है, बट दोनों ही स्मॉल सेम साइज़ के हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा, जो डिस्टेंस के बेसिस पे, और अगर साइज़ बड़ा है और छोटा है तो क्या होगा कि तब डिपेंड करता है कितना साइज़ बड़ा है कितना साइज़ छोटा है, इसके बेसिस पे इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को ना आप थोड़ा थिंक करके, थोड़ा अच्छे से मतलब सोच के भी इसका आंसर कर सकते हैं। इसमें कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ है, तो आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले ग्राफ को हम लोग, इस वाले डायग्राम को हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो ए है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल को और फार आइलैंड को। जब आइलैंड जो होगा स्मॉल होगा, ठीक है, और दूर होगा कहीं,
आइलैंड से। तो स्पीशीज़ रिचनेस क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या है, नीचे देखिए आप, नीचे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ लिखा हुआ है। तो मतलब उसकी चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा सी वाला है वहाँ पे क्या है, लार्ज है हमारा आइलैंड और बहुत दूर है, फार आइलैंड है। तो तब क्या होगा, हमारा लार्ज भी है और फार है, तब भी इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे और स्पीशीज रिचनेस ठीक ठीक रहेगी। ठीक है, अगर बी वाला देखिए आप लोग कि आइलैंड जो है हमारा स्मॉल है और पास में है, इमिग्रेशन भी ज़्यादा होगा, रिचनेस भी ज़्यादा होगी। इमिग्रेशन ज़्यादा होगा उसमें, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पास है मेन आइलैंड के। डी वाला देख लेते हैं हम लोग, डी वाले में लार्ज भी है और नियर भी है, तब सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज है मेन आइलैंड के। तो आप, आई होप ये वाला इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी अगर इतना समझने के बाद भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मेरे को डायरेक्टली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइज। पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। वो अगर इस बार नहीं होगा तो किसी ना किसी अटेम्प्ट में मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। सो आप लोग कीप ट्राइंग गाइज। थैंक यू।